दुनिया भर में विज्ञान लगातार विकास कर रहा है और अलग अलग देश अपनी क्षमताओं के मुताबिक इस विकास में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। भारत भी अपनी इसमें विशेष भूमिका लगातार निभाता रहा है और इसी भूमिका के हिस्से के तौर पर, इसी योगदान के हिस्से के तौर पर जल्द ही भारत द्वारा इसरो द्वारा एक नए मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इस नए मिशन का नाम है चंद्रयान 3। तो जाहिर तौर पर ये जो बात है, ये जो पूरा मिशन है, ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चंद्रयान 3 को जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जा रहा है, जो सदर्न पोल पर भेजा जा रहा है, ये जो पूरी लैंडिंग होने वाली है, जो पूरा मिशन होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग क्यों होने वाला है, इसमें किस तरह के चैलेंज देखने को मिल सकते हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद ये जो पूरा मिशन है यानी कि चंद्रयान 3 मिशन, इस मिशन के एक संक्षिप्त परिचय को जानने की कोशिश करेंगे। इसके परिचय को जानने के बाद हम ये जानेंगे कि आखिर दक्षिणी ध्रुव जो है, जो पोलर रीजन है, उस रीजन में अभी तक कोई मिशन क्यों नहीं पहुंच पाया, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस पर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो जो पोलर रीजन है, उस पोलर रीजन तक सूरज की रोशनी क्यों नहीं पहुंच पाती, इसके कारणों पर बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर ये एरिया इतना ज़्यादा चैलेंजिंग है तो आखिर हम इस एरिया पर जाना क्यों चाहते हैं, इसका अध्ययन करना क्यों ज़रूरी है, तो इस पर भी बात करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चंद्रयान 3 मिशन के बारे में कुछ परिचय को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये चंद्रयान 3 जो मिशन है, ये मिशन मुख्य तौर पर इसरो द्वारा साल 2019 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 मिशन का एक फॉलो अप है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रयान 3 जो मिशन है वो चंद्रयान 2 मिशन का एक अगला चरण है, एक नेक्स्ट स्टेप के तौर पर इसे देखा जा सकता है। अब चंद्रयान 2 मिशन जिसे साल 2019 में लॉन्च किया गया था, इस मिशन के तहत मुख्य तौर पर इसरो का लक्ष्य था कि एक जो रोवर है, उस रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया जाए। लेकिन साल 2019 में जब भारत ने ये मिशन लॉन्च किया था तो कुछ ही समय बाद ये मिशन पूरी तरह से आंशिक तौर पर विफल हो गया था। आंशिक तौर पर विफल इसलिए हुआ था क्योंकि इस मिशन का लैंडर और जो रोवर था वो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं साबित हुआ था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका था, क्रैश हो गया था। और इसी वजह से इस मिशन को भारत में आंशिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन अब अपनी कमियों को दूर करते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने की बात की है, लॉन्च करने जा रहा है इसरो। और इस चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा और ये मिशन तकरीबन 1 महीने बाद अगस्त महीने में चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की कोशिश करेगा। अब ये जो लैंडिंग होने वाली है, चंद्रमा की सतह पर जो उतारा जाएगा, वो लैंडिंग उसी जगह पर की जाएगी जहां पर चंद्रयान 2 की लैंडिंग होनी थी। यानी कि लैंडिंग की जो जगह है वो भी पहले से तय कर ली गई है, वो भी वही है जो पहले वाले मिशन की थी। और वो क्या है? तो वो है चंद्रमा का जो दक्षिण ध्रुव है वहां पर 70 डिग्री अक्षांश पर। अब यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि अगर ये मिशन सफल हो जाता है तो ऐसे में भारत जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। अब पहला देश क्यों? क्योंकि इससे पहले वैसे तो बहुत सारे देशों ने चंद्रमा पर अपने मिशन लॉन्च किए हैं, लेकिन ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना मिशन लॉन्च किया हो या फिर सॉफ्ट लैंडिंग कराई हो। इससे पहले बहुत सारे देशों ने चंद्रमा के जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यानी कि जो इक्वेटोरियल रीजन है, वहां पर अपने मिशंस को लॉन्च किया है, वहां पर लैंडिंग की है, या फिर उसके दक्षिण या फिर उत्तर में कुछ क्षेत्र हैं, उन इलाकों पर लैंडिंग की गई है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी मिशन नहीं रहा जो कि चंद्रमा के दक्षिण एरिया तक गया हो, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव तक गया हो। तो ऐसे में एक सवाल ये भी उठ सकता है कि आखिर कोई मिशन अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुँच पाया, कोई मिशन यहाँ पर लॉन्च क्यों नहीं किया गया। अब इसको समझने के लिए, इसके चैलेंजेस को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिर जो चंद्रमा का इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पर बहुत सारे मिशन लॉन्च क्यों किए जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी लैंडिंग्स क्यों की जाती हैं।
क्योंकि इससे पहले चीन ने भी एक मिशन लॉन्च किया था। उस मिशन का नाम था चांग-ई 4। अब चीन का ये जो मिशन था, ये मिशन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष था, क्योंकि चीन ने अपने इस मिशन के तहत पहली बार सुदूर इलाके में, यानी कि जो चंद्रमा का फार रीजन है, वहाँ पर किसी मिशन को लॉन्च किया था और लैंड किया था। अब चंद्रमा के फार रीजन का मतलब वो चंद्रमा का इलाका है जिसे हम पृथ्वी से नहीं देख सकते हैं। अब ये क्यों नहीं देख सकते हैं, वो अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, टाइडल लॉक का कॉन्सेप्ट है। और अगर आगे भविष्य में इस पर कोई विषय आता है, कोई न्यूज़ आती है, कोई खबर आती है, तो हम विस्तार से ज़रूर बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और हमने चांग-ई पर बात की, वो पहला ऐसा मिशन था जो कि फार रीजन तक पहुँचा था। लेकिन उस पूरे मिशन के तहत भी जो लैंडिंग की गई थी, वो इक्वेटोरियल रीजन में ही की गई थी। वो किसी पोल पर नहीं गए थे, ना तो दक्षिणी पोल पर गए थे, ना ही उत्तरी पोल पर गए थे। तो इसी वजह से इस पूरे लैंडिंग को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग माना जाता है, ख़ासतौर पर भारत के लिए, क्योंकि भारत जो है वो दक्षिण पोल पर जाने की बात कर रहा है, दक्षिण ध्रुव पर जाने की बात कर रहा है। और ये इक्वेटोरियल रीजन पर क्यों जाते हैं देश? क्योंकि यहाँ पर जो लैंडिंग करना है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है और बहुत ज़्यादा सुरक्षित होता है। क्यों सुरक्षित होता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तापमान बहुत अच्छा होता है, और तापमान अच्छा होने की वजह से, टेम्परेचर अच्छा होने की वजह से यहाँ पर जो उपकरण हैं वो लंबे समय तक और निरंतर तरीके से संचालित किए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो सतह है वो भी बहुत ज़्यादा समतल होती है। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा स्लोप देखने को नहीं मिलता, ढलान देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा यहाँ पर पहाड़ियाँ मौजूद नहीं हैं, यहाँ पर क्रेटर्स बहुत कम हैं। तो ऐसे में इस रीजन में लैंड करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में जो प्रकाश है, जो एनर्जी है, जो सूरज की किरणें हैं, वो भी प्रचुर मात्रा में मौजूद होती हैं। तो ऐसे में इस वाले रीजन में सौर ऊर्जा के माध्यम से जो उपकरण है, जो रोबोट है, जो मशीन है, उस मशीन को आसानी से लंबे समय तक संचालित किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई कि लोग इक्वेटोरियल रीजन तक क्यों जाते हैं। अब इसका ही उल्टा जो है वो ध्रुवीय रीजन में होता है, यानी कि पोलर रीजन में होता है। पोलर जो रीजन है चंद्रमा का, उस रीजन में सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा क्रेटर्स देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा, जहाँ वहाँ का जो टेरेन है वो बहुत समतल नहीं है, वहाँ पर पहाड़ियाँ मौजूद हैं, वहाँ पर ढलान मौजूद है, क्रेटर्स मौजूद हैं। और ये जो क्रेटर्स हैं, इनकी लंबाई, कुछ क्रेटर्स की लंबाई कुछ सेंटीमीटर्स तक हो सकती है, और कुछ क्रेटर्स ऐसे भी हैं जो कि किलोमीटर्स में फैले हुए हैं, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो इतने लंबे लंबे क्रेटर्स हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती। अब क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है, तो पूरी तरह से अंधेरा होता है, और तापमान जो है वो -230 डिग्री तक पहुँच सकता है, जो कि इस पूरे -230 डिग्री में किसी भी मशीन को संचालित करना, किसी भी मशीन को वहाँ पर काम करने के लिए भेजना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम होता है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी भी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती, तो ऐसे में मशीनों के लिए एनर्जी लाना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। और यही तमाम वजह हैं जिसकी वजह से बहुत सारे देश में, लगभग किसी भी देश ने अभी तक इस वाले रीजन में लैंड करने की कोशिश नहीं की है। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इस रीजन में लैंड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि आखिर इस रीजन में सूरज की रोशनी क्यों नहीं पहुँचती। तो हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो मुख्य तौर पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। लेकिन चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं है। चंद्रमा भी झुका हुआ है अपने एक्सिस पर, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं झुका हुआ है। चंद्रमा जो है वो मात्र 1.5 डिग्री तक झुका हुआ है। तो ये चंद्रमा का मुख्य तौर पर ग्राफ है। अब क्योंकि चंद्रमा जो है वो 1.5 डिग्री तक झुका हुआ है, तो इसकी वजह से सूर्य की जो रोशनी है, मान लीजिए ये एक सूरज है जिसकी जो रोशनी है वो केवल एक स्पेसिफिक इलाके तक ही पहुंच पाती है, और बहुत लंबे समय तक सूर्य की रोशनी ये जो पोलर रीजन है यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती। और इसी वजह से ये वाला जो रीजन है यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अंधेरा देखने को मिलता है, और इसी की वजह से इस पूरे क्षेत्र में हमें बहुत ज़्यादा अंधेरा देखने को मिलता है। और अंधेरे की वजह से इस पूरे क्षेत्र को परमानेंट शैडोड रीजन भी कहा जाता है, यानी कि स्थायी छायाग्रस्त क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये तो कारण हुआ कि चंद्रमा पर जो पोलर रीजन है वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अंधेरा क्यों देखने को मिलता है, सूरज की रोशनी क्यों नहीं पहुँच पाती। इस ग्राफ के ज़रिए, इस इमेज के ज़रिए भी हम समझ सकते हैं। ये चंद्रमा का पोलर रीजन है, और यहाँ पर बहुत सारे क्रेटर्स मौजूद हैं,
और इन क्रेटर्स में कुछ जो एरिया है वो पूरी तरह से ब्लैक है। ब्लैक होने का ये मतलब है कि यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पा रही है, और इसी वजह से इसका एक प्रभाव है, जिस प्रभाव की वजह से इनका अध्ययन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो पूरा रीजन है, ध्रुवीय रीजन, पोलर रीजन, इस रीजन का अध्ययन करना क्यों ज़रूरी है, इसकी स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। तो हमने पहले ही बात की कि क्योंकि यहाँ पर अभी तक किसी भी देश ने मिशन लॉन्च नहीं किया है, ना ही कोई रोवर लैंड किया गया है, कोई मशीन यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये जो पूरा क्षेत्र है हमारे लिए अज्ञात बना हुआ है। हम इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं, लेकिन जो चीज़ हम इसके बारे में जानते हैं वो ये है कि इस पूरे क्षेत्र का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन -230 डिग्री के आसपास है। अब जिस क्षेत्र का तापमान -230 डिग्री के आसपास है, वहाँ ज़ाहिर तौर पर यदि पहले पानी मौजूद रहा होगा तो वहाँ पर जो पानी है वो अरबों वर्षों से बर्फ़ के तौर पर मौजूद होगा। बिलियन ऑफ ईयर्स ऐसे निकल गए जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँची, जिसकी वजह से वो जो पानी है वो अभी भी वहाँ पर बर्फ़ के तौर पर मौजूद है। और साल 2008 में भारत ने जब चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया था, तो इस मिशन के माध्यम से भी हमें ये पता चला था कि ये जो पोलर रीजन है वहाँ पर कई क्रेटर्स में पर्याप्त मात्रा में बर्फ़ के जो अणु हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में ज़ाहिर तौर पर अगर ये खोज हो जाती है कि यहाँ पर पानी मौजूद है, क्योंकि पानी को बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है, हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है, बहुत सारे खाना खाने का उत्पादन करने के लिए पानी को इम्पॉर्टेंट माना जाता है, फसलों का उत्पादन करने के लिए। तो अगर चंद्रमा पर इस तरह की कोई खोज हो जाती है कि वहाँ पर क्रेटर्स में पानी मौजूद है, तो वहाँ पर एक परमानेंट बेस स्थापित करने में हमें बहुत ज़्यादा सहायता मिल सकती है। इसके अलावा ये जो क्रेटर्स हैं, ये क्रेटर्स इन क्रेटर्स में बहुत सारी बर्फ़ मौजूद है। ये बर्फ़ अरबों वर्षों से जमी हुई है, तो इस बर्फ़ के भीतर बहुत सारे एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, बहुत सारे तत्व मौजूद हैं, जैसे कि चट्टानें हो गई, रॉक्स हो गई, मिट्टी हो गई, सॉइल हो गई। तो अगर यहाँ से इस तरह के एलिमेंट्स को बाहर निकाला जाता है, तो इन एलिमेंट्स, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये अरबों वर्षों से यहाँ पर मौजूद हैं, तो जब ये एलिमेंट्स बाहर आएंगे, हम इन एलिमेंट्स का अध्ययन करेंगे, हम इन चट्टानों का अध्ययन करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे सौरमंडल का जब विकास शुरू हुआ था, हमारा सौरमंडल जब शुरू हुआ था, तो उस समय हमारी पृथ्वी या फिर आसपास की चीज़ों की जो संरचना थी वो किस तरह की थी। यानी कि हम अपने सौरमंडल के प्रारंभिक दौर को इस पूरे अध्ययन के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि इसका अध्ययन करना क्यों ज़रूरी है। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। हमारा सवाल है कि चंद्रमा पर स्थायी छायाग्रस्त क्षेत्र यानी कि परमानेंट शैडोड रीजन का क्या कारण है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए टाइडल लॉक, ऑप्शन बी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी 1.5 डिग्री पर चंद्रमा का झुकाव, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और आप जानते हैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।